प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा भाषा, लिपि और व्याकरण, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण जो है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण, वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, शब्दों से मिलकर वाक्य, वाक्य से मिलकर क्या बनते हैं? पद बनते हैं। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। अब वर्ण की परिभाषा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जो वर्ण है उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो कहलाते हैं वर्ण। अ, उ, क, घ और ध, जैसे कि इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। फिर है वर्णों की संख्या। हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। और उन्हें स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोग्यवाह ध्वनियां, उत्क्षिप्त व्यंजन, इनमें बांटा गया है। अब जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 11, अ से लेकर औ तक। व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी है? 33 है, क से लेकर ह तक। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है, श, त्र, ग और श्र। अयोग्यवाह ध्वनियां हैं अंग और अह। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है इनको अतिरिक्त वर्ण भी कहा जाता है। इस प्रकार वर्णों की संख्या कितनी हुई? 52। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। अब है वर्णों के भेद। वर्ण जो है उनके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी इनके उच्चारण में किसी भी ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती। लेकिन जो व्यंजन है वो किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। पहला है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी स्वरों को बोलते समय किसी भी ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती, और जो मुख, जब इनको बोलते हैं मुख से जो वायु निकलती है वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11, है ना। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। वैसे जब हम स्वर लिखते हैं तो कितने होते हैं? 13। अंग और अह जो है वो क्या है? अयोग्यवाह ध्वनियां है, इसलिए स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण यानी बोलने में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है ऋस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुस स्वर। ऋस्व स्वर यानी उच्चारण में कम समय लगता है, यानी इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, और इनकी संख्या है 4, अ, ई, उ और री। यानी कि ऋस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। दूसरा है स्वर के भेद दीर्घ स्वर, यानी कि जो दीर्घ स्वरों के उच्चारण में क्या रहता है? ऋस्व स्वर से दुगुना यानी कि डबल समय लगता है, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7, और इनको बोलने में ऋस्व स्वर जो है इनसे अधिक समय लगता है। तीसरा है प्लुस स्वर। इनके उच्चारण में क्या होता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, और इसका चिन्ह होता है ये वाला, जैसे कि ओम, राम, ये क्या है? प्लुस स्वर है। लेकिन हिंदी भाषा में जो है प्लुस स्वरों का प्रयोग नहीं होता। अब केवल किसमें? संस्कृत भाषा में ही जो है प्लुस स्वर का प्रयोग होता है। पार्ट 2 वर्ण विचार, जैसा कि हमने पढ़ा, यानी वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, और वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों को बोलने में किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद थे, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। ऋस्व स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, इनकी संख्या थी 4। दीर्घ स्वरों को बोलने में ऋस्व स्वर से क्या लगता है? दुगुना यानी डबल समय लगता है, और इनकी संख्या थी 7। प्लुस स्वर जो है जिनका प्रयोग अब केवल किस में होता है? संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी भाषा में नहीं होता है। अब है व्यंजन के भेद।
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन में किनकी, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, यानी वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है और जो वायु मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है, और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब है व्यंजन के भेद। उच्चारण की दृष्टि से, यानी उच्चारण यानी बोलने की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं, मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श यानी छूना, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है, जीभ मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है, स्पर्श करती है। यानी व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई स्पर्श करती है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है 25, यानी क से लेकर म तक के व्यंजन है, वो कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। यानी इनको बोलते समय जो है जीभ मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है, स्पर्श करती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, यानी पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, वो जो व्यंजन है वो शीघ्र ही बोल दिए जाते हैं, तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या है 4, य र ल व, है ना, ठीक है, ये कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी, गरम, यानी कि इन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों में क्या रगड़ खाकर, यानी विभिन्न भागों में रगड़ खाकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी होती है 4, श, श, स और ह, ये कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यानी कि उच्चारण दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी है, 4 है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है 4, श्र, श, त्र, ज्ञ और श्र, यानी कि ये क्या है, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं। श जो है किससे बना है, क और श से, त्र, त और र से, ज्ञ, ज और य से मिलकर बना है, श्र, श और र से मिलकर बना, यानी एक से अधिक 2 व्यंजनों के मेल से बने, इसलिए कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब है अयोग्यवाह ध्वनियां। जो अयोग्यवाह ध्वनियां कितनी थी, 2 थी, अंग और अह। ये क्या है, ना तो इनको स्वर में रखा जाता है ना ही व्यंजन में रखा जाता है, यानी इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयोग्यवाह ध्वनियां कहते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार को हम कैसे, जैसे कि जो शिरोरेखा है, जो लाइन है, उसके ऊपर किसके रूप में, बिंदी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी उच्चार, अनुस्वार किसे कहते हैं, यानी कि उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कहाँ से निकलती है, नाक से बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे अंधा, संगम, मंथन, बंदर, कंधा, कंघा आदि। फिर है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन को किससे, चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है। यानी अनुनासिक व्यंजन में क्या है, बोलते समय जो वायु है मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। अनुस्वार में जो वायु है वो केवल किससे निकलती है, नाक से बाहर निकलती है, ठीक है। और अनुनासिक में जो वायु है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है, और इसको किससे, चंद्र बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। जैसे चांद, मांग, हंसी, ये सब देखो चंद्र बिंदु लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, अनुनासिक। और जिन पे केवल क्या लगी हुई रहती है, बिंदी लगी हुई रहती है, वो क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। विसर्ग, ये है विसर्ग का चिन्ह, ठीक है। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण किसके समान होता है, विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, ठीक है। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, प्राय आदि, ये क्या है, विसर्ग है। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है,
जब एक ही व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है, यानी कि जो एक न जो है इसी के आगे कौन सा व्यंजन है, न है, यानी अपने ही व्यंजन के मेल से बनता है। जैसे अन्न, भिन्न, कट्टा, पक्का, हक्का, बक्का आदि, यानी कि क्या है, ये अपने ही व्यंजनों के मेल से बन रहे हैं। जो पहला वाला ये जो व्यंजन है न, ये वाला न क्या होता है, हमेशा आधा होता है। जो बाद वाला न है वो हमेशा क्या होता है, पूरा होगा, यानी बाद। ठीक है। अब है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, जब स्वर रहित व्यंजन का, यानी कि जो स्वर रहित व्यंजन है अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है। यानी कि देखो इस ये चीज, यानी कि स्वर रहित व्यंजन। द क्या है, स्वर रहित है, क्यों, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। पूरा कब बनेगा, जब द और अ मिलकर बनेंगे तो ये क्या है, द कहलाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे द के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत है, तो यानी ये क्या है, स्वर रहित व्यंजन है। अब इसके बाद जो है य और आ, तो क्या हो जाएगा, या, यानी कि जो क्या है, स्वर रहित व्यंजन अपने से अलग स्वर सहित। ये जो क्या है वो स्वर सहित है। ठीक है। यानी कि अपने व्यंजन से मेल होता है, तो वो कौन से अक्षर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ऐसे इसमें देखो ये चीज, क स्वर रहित है, त में त है ये पूरा। ठीक है। त जो है वो स्वर सहित है, तो ये क्या कहलाएगा, रक्त। अब है र का प्रयोग, यानी र का संयोग, यानी चार रूपों से र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पहला है र, जब र स्वर रहित होता है तो वो क्या कहा जाता है, तब वह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जब र क्या होता है, स्वर रहित होता है, यानी कि क्या होता है, वो स्वर से रहित होता है, तो र को क्या उससे बोलते हैं जब उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, ये जैसे ये वाला। ठीक है। मर्द, सूर्य, मूर्ख आदि। दूसरा नियम है र से पूर्व, ये जो इसका र है ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, यानी पैरों में लगता है। र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो, यानी र से पूर्व क्या हो, स्वर रहित व्यंजन हो। जैसे यहाँ दे रखा है चक्र और वक्र। क्र जो है जब अपन इसके टुकड़े करेंगे तो क्र क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है ना। तो र से पूर्व जो व्यंजन है वो क्या है, स्वर रहित है, तो यानी चक्र और वक्र, यानी इनके नीचे पैरों के नीचे निशान लगाया जाता है। तीसरा नियम है ट और द के साथ र का संयोग होने पर उनके नीचे दो तिरछी रेखा करके, जैसे ये चिन्ह दे रखा है, दो तिरछी रेखा करके चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। चौथा है श के साथ र जुड़ने पर क्या हो जाता है, श्र हो जाता है, यानी श के साथ र जुड़ने पर श्र होता है, और स के साथ र जुड़ने पर स्त्र होता है। यानी देखिए श के साथ र जुड़ने पर क्या हुआ, श्र, श्रम, श्रेष्ठ। ठीक है। स के साथ र जुड़ने पर स्त्र, यानी स्त्रोत, सहस्त्र। ये है र के नियम। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी अलग करना, यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। ठीक है। जैसे ये शब्द दिया हुआ है किसान, अब इसका क्या लिखना, वर्ण विच्छेद करके लिखना है। सबसे पहले क्या है, क। ठीक है। इसके नीचे क्या लगेगा, हलंत लगेगा। क पर किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई। आए समझ में। यानी जिस भी क जो है यदि केवल क होगा तो क्या हो जाएगा, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क और अ। यदि मात्रा लगी हुई है की तो क और छोटी ई है प्लस ई, बड़ी होगी तो ई। फिर अगर क में ही किसकी मात्रा हुई, ऊ की मात्रा हुई, तो इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, क प्लस का चिन्ह, फिर ऊ, कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा। आया समझ में। यानी कि इनको क्या है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे पहला शब्द है किसान, क नीचे क्या लगेगा, हलंत। अब क पे किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी प्लस का चिन्ह लगने के बाद। फिर प्लस का चिन्ह क्या है, स के नीचे क्या लगेगा, हलंत। किसकी मात्रा है, आ की, तो यहाँ क्या आ जाएगा,
आ प्लस न जो है न लिखेंगे, न के नीचे हलंत, न किस स्वर के मेल से बना है, अ से, तो यहाँ आ जाएगा अ। ये होगा वर्ण विच्छेद। ऐसे ही देखो सेकंड वाला है काजल, क प्लस क में किसकी मात्रा है, आ की, तो यहाँ क्या आ जाएगा आ। फिर क्या है ज, हलंत अ, ल, हलंत और अ, यानी इनमें मात्रा नहीं तो किस स्वर से मिलकर बने, अ स्वर से मिलकर बने हैं। अब ऐसे ही है कृपा, क हलंत किसकी है, क्या है, री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा री, री की मात्रा है तो यहाँ पे री आ जाएगा। फिर प के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा है तो यहाँ क्या आ जाएगा आ जाएगा। ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। इस तरह ये आपका पार्ट 2 वर्ण विचार। धन्यवाद।